हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट, आज एक क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर्स। हम सबसे पहले चैप्टर में समझेंगे कि वेक्टर क्या होता है और फिजिक्स में वेक्टर क्यों पढ़ते हैं। ओके, तो एग्जांपल्स हम पहले समझाएंगे आपको कि वेक्टर्स क्यों पढ़ते हैं, वेक्टर की नीड क्या है। राइट, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि हमारे पास एक कैरी बैग है। इस कैरी बैग में हमने कोई सामान ए है, कोई सामान बी है और कोई सामान सी है। सपोज ए जो कि 5 kg है, बी 3 kg है और सी सपोज 2 kg है। सबको हमने इस कैरी बैग के अंदर रख दिया। मैं पूछना चाहता हूं, ये बताओ किस कैरी बैग के अंदर जो हमने मास रखा है, ए रखा है, बी रखा है और सी रखा है, इस तीनों मास को जब इसमें रखा तो कितना मास इस कैरी बैग के अंदर है। बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, एक काम करो, आप तीनों मास को जोड़ दो तो टोटल मास जो इस कैरी बैग के अंदर होगा ये हो जाएगा 5 through 8 + 2 10, यानी 5 + 3 + 2 kg के बराबर। दैट विल बी 10 kg। कितना हो जाएगा? 10 kg का मास, यानी इस कैरी बैग के अंदर 10 kg का मास है। प्रैक्टिकली भी सही है, मैथमेटिकली भी ये बातें सही है। ये बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स हमने करी, सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करते ही इस मैथमेटिक्स को हमने कर दिया। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है और मास के कैलकुलेशन में हमने सिंपल अलजेब्रा को फॉलो किया है और यहां तक तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अब मैं आपको एक और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताता हूं। हमारे पास दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। मैं बात करने जा रहा हूं बेटा फोर्स के बारे में, समझोगे। मान लो कि हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे मैंने ये कहा कि इस पे दो फोर्स लगाया जाए, F1 और F2, और दोनों फोर्स जब आप इस ऑब्जेक्ट पे लगाओगे तो लगाना एक साथ है और दोनों की मैग्नीट्यूड एक जैसा है। यानी कि अपन ये कह रहे हैं कि F1 जो है वो भी 10 न्यूटन है और साथ में F2 एक फोर्स है और ये भी कितना है? 10 न्यूटन के बराबर। दोनों फोर्स 10 न्यूटन के बराबर है और आपको इस ऑब्जेक्ट पे लगाना है, एक साथ लगाना है, साइमल्टेनियसली लगाना है। पहला केस, जब मैं ये बोलूं कि ये बताओ अगर मैं फोर्स को इधर लगा दूं, F1 और F2 भी इधर ही लगा दूं, पहला केस, तो मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा। मैं आपसे लॉजिकल ओपिनियन नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि सिंपल मैथमेटिक्स जो हमने पहले मास के साथ किया वही मैथमेटिक्स आप यहां भी करें। तो बोलोगे सर ये बताओ कि कैसे आप सोचते हो कि इस पे कोई चीज ऐड होना है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है या मल्टीप्लाई होना है। तो देखो, इस ऑब्जेक्ट पे हमने दोनों फोर्स लगाया, यानी कि दोनों फोर्स इस पे एड ऑन हुए। दैट्स वाई इस दोनों को ऐड करना चाहिए। ऐसे में F टोटल की वैल्यू हो जाएगी 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, दैट इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन के बराबर। ओके, ये बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो करते हुए लिखा, कोई लॉजिक नहीं लगाया। दूसरा केस समझते हैं। दूसरा केस मैंने क्या किया, सेम ऑब्जेक्ट लिया, सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लगा दिए, एक लगा दिया F1 और दूसरा लगा दिया F2, लेकिन इस बार दोनों फोर्स लगाया मैंने अपोजिट डायरेक्शन में एक साथ। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अब बताओ इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना हुआ। मैं बिल्कुल फिर से कह रहा हूं कि आपको यही मैथमेटिक्स लगानी है। तो आप बोलोगे सर माना कि डायरेक्शन अलग है लेकिन दोनों फोर्स इस बार भी ऐड हुए, इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट हुए एक साथ, दोनों एड ऑन नेचर के होने चाहिए। यानी कि F टोटल की जो वैल्यू है ये कितना होना चाहिए बेटा? फिर से सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो करते हुए, कोई लॉजिक नहीं लगाना है आपको। द आंसर विल बी 20 न्यूटन। बोला बहुत बढ़िया। क्या लॉजिकली अगर आप सोचो तो ये आप इस आंसर को सही बोलते हो? बोलो कि सर पहला वाला जो केस है ना, जो फर्स्ट वाला केस है, अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो ऐसा लगता है सर कि दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में लगे, दोनों को ऐड होना चाहिए। पता नहीं क्यों बस लगता है ऐड होना चाहिए। ये मैथमेटिक्स ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, ये कह रहा है दोनों ही ऐड होने चाहिए, लेकिन पहला आपको लॉजिकली लगता है कि ये ऐड होना चाहिए। तो आपने बोला कि सर ये बिल्कुल सही लग रहा है, लॉजिकली भी ये करेक्ट है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। दूसरे के बारे में क्या कहना है? बोलोगे सर इस बार दोनों जो फोर्स लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, पता नहीं मेरा मन कहता है कि दोनों सब्ट्रैक्ट होने चाहिए। मन क्यों कहता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में इतने दिन हम लोग इस अर्थ पे बिता चुके, ऐसे बहुत सारी घटनाएं देखी जहां पर अपोजिट लगने वाले फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे होते अगर इक्वल अमाउंट में लगे तो। ऐसे में आपका लॉजिक ये कहता है कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए, F टोटल जो होना चाहिए ना, लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं, लॉजिक से सोचोगे तो ये 0 न्यूटन होना चाहिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब आप मुझसे पूछो कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है, मैं बोलूंगा देख
ये लॉजिकल आंसर सही है और ये गलत है। जो सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो किया उससे जो आंसर है वो गलत था। इस वाले केस में भी ये मैथमेटिकली भी करेक्ट है और लॉजिकली भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि लॉजिकल आंसर सही है तो तब बात करना पड़ेगा कि लॉजिक आपने लगाया क्या, कैसे सोचा तो कि आंसर अपना सही आ गया। तो बोलोगे सर मैंने इसमें कहा कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए, इसमें डायरेक्शन अपोजिट। अपोजिट देखते ही आपने सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और सेम देखते ही आपने ऐड करना शुरू कर दिया। एक केस और लेते हैं। इसमें हमने क्या कर दिया, एक फोर्स लगा दिया F1 इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लगा दिया F2 इस डायरेक्शन में, दोनों एक साथ लगे। अब F नेट क्या होगा? बोलोगे सर लॉजिकली इस बार सोचना थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं कि निकाल नहीं सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि एग्जैक्टली कितना फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, ये सब निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन इस दो में बात कर सकते हैं। तो जो हम लॉजिकली सोचते हैं उस पर अगर आप ध्यान अपना लगाओगे, फोकस करोगे, तो आप बार बार ये बोलते हो कि डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन सेम है, राइट? तो आपकी मैथमेटिक्स में डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस सही वाले आंसर पहुंच जाओगे। जैसे आप लॉजिकली डायरेक्शन को सोचते हुए सही आंसर पहुंच गए, वैसे ही अपने एक्चुअल मैथमेटिक्स में अगर डायरेक्शन को ला दिया जाए तो हम आसानी से इन सारे सही कैलकुलेशन को कर पाएंगे, राइट? तो यहां पर आपने देखा कि मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो कर लेता है, लेकिन फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो करता हुआ नहीं दिख रहा। ये डिमांड कर रहा है कि डायरेक्शन की भी बात करो, अपने कैलकुलेशन में डायरेक्शन की भी बात करो। तो क्योंकि डायरेक्शन को इंक्लूड करना है तो हमें एक चाहिए नई मैथमेटिक्स, एक नई मैथमेटिक्स चाहिए जो अपने कैलकुलेशन में डायरेक्शन को भी इन्वॉल्व करे। तो बच्चा लोग, जो नई मैथमेटिक्स, एक ऐसी मैथमेटिक्स जो मैग्नीट्यूड यानी कि जो मैथमेटिकल वैल्यूज दिख रहे हैं आपको, इसके साथ साथ डायरेक्शन को भी अपने कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करे, उसी मैथमेटिक्स का नाम है वेक्टर मैथमेटिक्स, राइट? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो डिमांड करती है कि हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में डायरेक्शन आए, ऐसे सारे कैलकुलेशन अब हम लोग करेंगे वेक्टर मैथमेटिक्स के साथ, राइट? और वो सारे फिजिकल क्वांटिटी का एक लिस्ट बनाएंगे, उसको एक कैटेगरी में रख देंगे जिसको हम लोग कह देंगे वेक्टर्स, राइट? तो ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ डायरेक्शन, हमने क्या कर दिया, पूरे फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला स्केलर्स है और दूसरा है वेक्टर्स। स्केलर्स वो फिजिकल क्वांटिटी को हमने रखा यहां पर, वो सारे फिजिकल क्वांटिटी इस ग्रुप में आएंगे, जो सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो करते हैं, उनके कैलकुलेशन डायरेक्शन नहीं चाहिए। यानी कि लिख दूं बेटा एक लाइन, तो दे फॉलो सिंपल मैथमेटिक्स, ये सिंपल मैथमेटिक्स फॉलो करते हैं। वो सारे फिजिकल क्वांटिटी जो सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो करके अपना कैलकुलेशन सही कर लेंगे, उन सबको इस कैटेगरी में रखने की कोशिश रखेंगे इस कैटेगरी में। और आपने देखा जैसे फोर्स एक एग्जांपल है, वो सिंपल मैथमेटिक्स से पूरी तरह सॉल्व नहीं हो पाता, यानी कि जिनके कैलकुलेशन में डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, उस सबको रखेंगे वेक्टर्स। और क्योंकि वेक्टर्स है तो ये फॉलो करेगा वेक्टर मैथमेटिक्स को फॉलो करेगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? तो आते हैं आगे, डिफाइन करते हैं बारी बारी से स्केलर का डेफिनेशन क्या होगा, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी स्केलर्स में आएंगे, वेक्टर्स क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं स्केलर्स के बारे में। तो मैंने यहां डिफाइन किया, स्केलर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके मैथमेटिकल ऑपरेशन में डायरेक्शन नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड डायरेक्शन इन इट्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन में डायरेक्शन नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो करता है, उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है लेकिन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट ना हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोल देंगे, स्केलर्स, यानी वो स्केलर्स के ग्रुप में रखे जाएंगे। ऑब्वियसली उनको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उनके लिए मैग्नीट्यूड काफी है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू काफी है, डायरेक्शन की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। मैंने फिर से लिख देता हूं यहां पर, दे फॉलो सिंपल मैथमेटिक्स। ये क्या करते हैं बेटा, देखो तो सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो करते हैं, इसके एग्जांपल्स को देख लीजिए। सबसे पहला एग्जांपल इसका बेटा है मास,
लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, उसके बाद स्पीड, लार्ज एंगल, ओके, इसके बाद वर्क, पावर, सारे एनर्जी टर्म्स, उसके बाद इंटेंसिटी, उसके बाद बेटा बात कर लेते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट, बहुत इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम लोग, ओके। ये सारे जो आपने लिस्ट देखा, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी जो है वो स्केलर्स है, यानी इनकी कैलकुलेशन करनी हो तो आप सिंपल मैथमेटिक्स से इनको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सारे स्केलर्स हो गए। अब बात करते हैं वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर क्या है? तो वेक्टर अभी बताया मैंने आपको, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनके कैलकुलेशन में डायरेक्शन की नीड होती है वो सारे वेक्टर है। डेफिनेशन वही है, वेक्टर आर क्वांटिटीज दैट रिक्वायर कंसिडरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड था, इसमें डायरेक्शन भी होने चाहिए। दूसरी बात, अगर आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, क्योंकि वेक्टर के कैलकुलेशन में डायरेक्शन चाहिए, तो फिजिकल क्वांटिटी में भी डायरेक्शन होना चाहिए। अगर क्वांटिटी का डायरेक्शन नहीं होगा तो कैसे उनके डायरेक्शन का यूज करेंगे कैलकुलेशन में? तो डायरेक्शन होगा तब तो कैलकुलेशन में डायरेक्शन का यूज करेंगे, राइट? तो इनमें क्या होना चाहिए? इनमें यानी वेक्टर के पास क्या क्या होना चाहिए? कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए बेटा? कोई वेक्टर क्वांटिटी इसमें होना चाहिए, सबसे पहला पार्ट मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरा पार्ट क्या बेटा? देखो, डायरेक्शन होना चाहिए। मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और वो वेक्टर मैथमेटिक्स को फॉलो करे। वेक्टर मैथमेटिक्स को फॉलो करे। वेक्टर मैथमेटिक्स को क्या करता हूं बेटा? देखो तो फॉलो करता हूं, वेक्टर मैथमेटिक्स को फॉलो करता हूं। मैं लिख देता हूं यहां पर फॉलो वेक्टर मैथमेटिक्स, तो उसको वेक्टर कहेंगे। बेटा बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको क्या कहा? वो सारे फिजिकल क्वांटिटी जिसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन में डायरेक्शन की नीड है, केवल वो वेक्टर है। ये माना कि अगर वो वेक्टर है तो इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं बिल्कुल, इस बात से 100% एग्री करता हूं कि अगर वो वेक्टर है तो इन सारे कंडीशन को फॉलो करेगा कि उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और वो वेक्टर मैथमेटिक्स को फॉलो करेगा। एग्रीड। डजंट मीन कि ये उसका बेसिक डेफिनेशन है। एक्चुअल डेफिनेशन उसके नीड पर डिपेंडेंट है, उसके नीड पर डिपेंडेंट। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसमें डायरेक्शन की जरूरत है तो वेक्टर होगा, उसे कैलकुलेशन डायरेक्शन की जरूरत है तो वेक्टर होगा। अब उसके लिए ये सारे कंडीशंस जो है वो अपने आप फॉलो होंगे कि उसमें ये तीनों चीजें होंगी कि वो मैग्नीट्यूड कैरी करेगा, जो डायरेक्शन को कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है, डायरेक्शन भी होना चाहिए, जो कि अब वो नॉर्मल मैथमेटिक्स से सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको वेक्टर मैथमेटिक्स से सॉल्व करो। तो वो इसके बाद की बात है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करोगे तो इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल समझोगे बेटा? कौन कौन सा एग्जाम्पल इसके साथ है? सबसे पहले बेटा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, पोजीशन वेक्टर। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारे हैं यहां पर भी, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन, मोमेंटम, उसके बाद एंगुलर या स्मॉल एंगल लिख दो, स्मॉल एंगल। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद बेटा देखो एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क। एक और बेटा लिख देते हैं फोर्स, राइट? ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है। दो और इंपॉर्टेंट बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा है दो, आप उसको देखो। पहला बेटा इसके अंदर है जो इंपॉर्टेंट है वो है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है। और दूसरा बेटा है स्मॉल एंगल। ये देखो स्मॉल एंगल,
एक एरिया वेक्टर और एक स्मॉल एंगल है। कंट्रोवर्सीज है कई बार कुछ चीजों को लेकर के। एक तो एरिया वेक्टर को लेकर के कि एरिया वेक्टर वेक्टर क्यों है भाई। दूसरा, अगर आप बात करोगे पीछे वाले में तो करंट देखो करंट है ना, ये करंट स्केलर क्यों है, डायरेक्शन होता है करंट में। ओके, तो आप समझो सिंपल इसका आंसर ये है कि करंट अपने कैलकुलेशन में डायरेक्शन को यूज नहीं करता। करंट अपने कैलकुलेशन में डायरेक्शन को यूज नहीं करता। दैट्स व्हाई करंट क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। अगर करंट के डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो जाए कैलकुलेशन में, करंट को वेक्टर होना पड़ेगा, करंट को वेक्टर होना पड़ेगा। क्योंकि अब तक हम लोग बोलते आ गए करंट स्केलर है, स्केलर है, स्केलर है, बोलते आ गए। इसीलिए कई बार जब हमें करंट के डायरेक्शन का जरूरत होता है तो हमने करंट के साथ दो टर्म बना लिए, एक करंट डेंसिटी, उसको वेक्टर बोल दिया। कई बार हमने करंट के छोटे से एलिमेंट ले लिया, हमने थोड़ा सा लेंथ कट करके बोल दिया करंट एलिमेंट, एंड दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। जब आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे करंट तो स्केलर है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है, करंट एलिमेंट वेक्टर है। तो वहां पर जब भी हमें करंट को एज अ वेक्टर, उसके डायरेक्शन की जरूरत पड़ गई, एज अ वेक्टर हमें जरूरत पड़ने लगी, जो कि करंट को अब तक स्केलर बोला जा चुका है और बहुत बार ये बोलते आ गए करंट स्केलर क्वांटिटी है। दैट्स वाई हमने चीजों को चेंज ना करते हुए करंट डेंसिटी, करंट एलिमेंट बोल करके उसको वेक्टर की तरह यूज कर लिया। दूसरी बात, दूसरा जो कंट्रोवर्सी किसको लेकर के है, एरिया को लेकर के। एरिया वेक्टर है क्या स्केलर? मैं कहता हूं एरिया वेक्टर भी है और स्केलर भी है। अगर जब आप 9th 10th तक पढ़े हो, आपने एरिया को भी आज तक वेक्टर नहीं पढ़ा, आपका सारा कैलकुलेशन सही रहा, सारी मैथमेटिक्स सही रही, तो सीधी बात यह है कि वहां तक करंट तो स्केलर था, वहां पर आपको कोई वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर किसी एरिया को सॉल्व करने में, एरिया का यूज करने में आपको एरिया के डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, एरिया 100% स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आपको एरिया के डायरेक्शन की जरूरत पड़ जाती है, केवल उस केस में एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए मैंने एरिया नहीं लिखा, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ एरिया की जरूरत है अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, केवल उस समय एरिया हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। शायद मैं आपको समझा पाया हूं ठीक से। ओके, तो इन सब चीजों को रखते हैं और अपन बढ़ते हैं आगे कि सर ये समझ में आ गया कि दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी हो गए, यानी दो कैटेगरी हमने बांट दिया इसको, एक रख दिया स्केलर, एक को बोल दिया हमने वेक्टर। ओके, अब वेक्टर तो हो गया सर, स्केलर समझ में आ गया। मुझे बताओ कि वेक्टर की मैथमेटिक्स कैसी होती है, ये बताओ सर, वेक्टर को कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से डायरेक्शन का यूज हम लोग कैलकुलेशन में करेंगे सर। तो इस सब को स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक चीज सीखनी पड़ेगी कि वेक्टर को लिखते कैसे हैं, वेक्टर को ड्रॉ कैसे करते हैं, वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। और इन सब को समझाने के लिए मैंने यहां पर 3 टॉपिक बनाया। पहला है अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, दूसरा है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, और तीसरा है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आज के वीडियो में हम इस 2 पार्ट को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। ओके, आते हुए समझते हैं कि अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपने अब तक ये समझ लिया कि वेक्टर के अंदर 2 चीजें होनी जरूरी है, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसीलिए क्योंकि मैथमेटिक्स में, इसे कैलकुलेशन में मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तो वेक्टर के अंदर भी 2 चीजें होनी चाहिए। ओके, एक एग्जाम्पल आप लिखो। सपोज कि आपने ये कह दिया, आप ये कहना चाहते हैं कि फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे आपने क्या कर दिया, एक फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का। ओके, अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। आपने ईस्ट डायरेक्शन में क्या कर दिया, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। स्टेटमेंट को चेक करिए, स्टेटमेंट को चेक करिए, क्या इस स्टेटमेंट में हमने मैग्नीट्यूड लिखा है? बोलो हाँ सर। क्या हमने डायरेक्शन लिखा है? बोलोगे बिल्कुल सर, ईस्ट डायरेक्शन अवेलेबल है। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि हमने फोर्स का इंफॉर्मेशन कंप्लीट दिया है, यानी कि फोर्स में 2 चीजें होनी थी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हमने अपने सेंटेंस में दोनों को लिखा है। अब इसी बात को अल्फाबेटिकली कैसे लिखेंगे, यानी इसको वेक्टर में कैसे लिखा जाता है, उसको सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहां पर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो पहले हम लिखेंगे फोर्स वेक्टर को लिखते कैसे। सपोज लेट ए इज अ वेक्टर, ए कोई वेक्टर है। ओके,
तो ऐसे में आप पहला लाइन बोलना चाहोगे वेक्टर ए, तो मैं वेक्टर ए अब से कैसे लिखूंगा वो देख लो। मुझे वेक्टर ए लिखना हो, क्या लिखना हो बेटा देखो, तो मुझे वेक्टर ए लिखना हो, वेक्टर ए लिखना हो, तो अब से मैं वेक्टर ए को कैसे लिखूंगा। वेक्टर ए को लिखूंगा इस तरह से, मैं ए लिख दूंगा और इसके ऊपर एक एरो का सिंबल बनाऊंगा। आज से वेक्टर ए को इस तरह लिखेंगे, इसी को वेक्टर ए पढ़ेंगे। कई बार किताबों में आप इस तरह से वेक्टर ए को लिखा देखोगे कि कोई बोल्ड फॉन्ट में कोई ऐसे वेक्टर ए लिख गया, या कई बार देखोगे इटैलिक फॉन्ट में कोई वेक्टर ए लिख गया। ये दो भी वेक्टर हैं, इस तरह से वेक्टर को लिखा जाता है। लेकिन आप इसको यूज करना, ये प्रिंटिंग के लिए अच्छा है, किताबों के लिए या फिर अपने हैंड रिटन नोट्स के लिए अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, इसको आप फॉलो करोगे। ओके, तो आपने वेक्टर ए को लिख दिया किस तरीके से, तो इस तरह से ए के ऊपर एक एरो का सिंबल बना दिया। दूसरी बात, क्योंकि वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो इसके लिए भी सिंबल बनाए गए हैं। पहला सिंबल तो ये हो गया। दूसरा, अगर मुझे बोलना हो अब से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, क्या बोलना पड़े बेटा, मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका जो मैथमेटिकल वैल्यू है ना 10 न्यूटन, इसको लिखना हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बोलना हो। मैं देखो वेक्टर ए कैसे लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए पढ़ोगे अब इसको। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को अब से लिखना हो तो अब आप लिखोगे इस तरीके से, दो पाई लाइन के बीच में ए को लिख दोगे। ये जो सिंबल दिख रहा है बेटा, ये सिंबल है मॉडुलस का, ये सिंबल है मॉड्यूलस का। ओके, इसलिए आप इसको पढ़ते हो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए या फिर मॉड ऑफ वेक्टर ए। कैसे पढ़ते हैं इसको बेटा, इसको पढ़ते हैं रेड एज मॉड ऑफ वेक्टर ए पढ़ते हैं शॉर्ट में, या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए पढ़ सकते हैं। कमिंग टू थर्ड वन, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है तो उसको लिखने के लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर नियम बनाए गए हैं। दैट इज, अगर मुझे लिखना हो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो मैं अब से कैसे लिखूंगा, ये मैं लिख रहा हूं बेटा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इसको मैं अब कैसे लिखूंगा, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए लिखना हो तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर ए लिखूंगा और इसके ऊपर इस तरह से एक कैप लगा दूंगा। इसको पढ़ते हैं बेटा, इसको पढ़ते हैं ए कैप या फिर ए हैट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा देखो, तो ए कैप पढ़ते हैं या फिर ए हैट पढ़ते हैं। आपको ये बोलना है क्योंकि ये ज्यादा यूज होता है, ए हैट कभी कहीं सुन लो तो कोई दिक्कत नहीं। साथ में ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर एक स्पेशल कैटेगरी में आता है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, कभी भी कोई वेक्टर आपको ऐसा दिखे जिसके ऊपर कैप लगाओ, वो यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर क्यों है, इस पर भी बात करेंगे अपन, क्यों इस पे बात करेंगे, यूनिट वेक्टर होता क्या है, इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। फिलहाल आपको तीन बात समझ में आ गई होगी कि वेक्टर ए मुझे ऐसे लिखना है, राइट, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मुझे ऐसे दिखाना है और डायरेक्शन को इस तरीके से लिखना है यूनिट वेक्टर से, राइट। अब मैं आपको इस एग्जांपल को लिख के दिखाता हूं, पहले आप और बात समझ लो। यानी कि अब से मुझे कभी लिखना हो वेक्टर ए, तो वेक्टर ए को मैं ऐसा लिखूंगा कि वेक्टर ए के अंदर होना चाहिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और होना चाहिए वेक्टर ए का डायरेक्शन। एग्जाम्पल समझोगे, अभी आपने कहा कि फोर्स एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड बेटा कितना है 10 न्यूटन के बराबर और डायरेक्शन उसका कितना किधर है, देखो तो ईस्ट की तरफ। अगर आपको लिखना हो सर ये 10 न्यूटन क्या है, मैं बोलूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। क्या इसको लिख सकते हैं, बोलोगे बिल्कुल सर, इसको लिखने का तरीका है फोर्स का मॉड, यानी कि मॉड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, यानी कि इसको लिखा हमने। डायरेक्शन को लिखना हो तो बोलोगे सर ये देखो एफ कैप दैट इज ईस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो ईस्ट है यानी एफ कैप जो है ये है यूनिट वेक्टर। क्या बताया आपको मैंने, ये है यूनिट वेक्टर। बोलो सर यूनिट वेक्टर क्यों है, तो सिंपल इसका आंसर ये है कि ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 के बराबर, मैग्नीट्यूड इसकी होती है यूनिटी। बोलो क्यों सर, ऐसा क्यों। अब सोचो कि एक फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड वेल नोन है कि वो 10 न्यूटन है, और अगर आपने इसको ईस्ट से मल्टीप्लाई किया, ईस्ट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ईस्ट की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और हो गई, लेस देन 1 हो गई, ग्रेटर देन 1 हो गई, इवन 0 हो गई, कुछ भी हो गई, तो ये फोर्स के एक्चुअल मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई होकर बदल देगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होने वाला है। अगर आप इसकी वैल्यू 2 हो जाती तो ये 20 न्यूटन हो जाता, यानी इफेक्टिव मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी 20 न्यूटन, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्योंकि ईस्ट इस पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, और अगर 1 हो गया तो इसको मल्टीप्लाई करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज क्योंकि ये मैग्नीट्यूड को अल्टर नहीं कर रहा होगा। इसीलिए यूनिट वेक्टर इसको कहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 के बराबर होता है।
इसके बारे में डिटेल में बहुत सारी बातें होंगी, अभी फिलहाल इसको यहां पर छोड़ते हैं। ओके, अब मुझे कुछ और एग्जांपल्स बताना है आपको। मान लो कि हमारे पास कोई एक वेक्टर है, जैसे मैं बोलूं कि कोई पार्टिकल मूव किया, डिस्प्लेसमेंट, मैं बोलूं कोई पार्टिकल ने मूव किया एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर नॉर्थ। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मतलब लिखो वेक्टर फॉर्म में। मैं लूंगा ये देखो, ये लिखूंगा वेक्टर एस इक्वल्स टू 100 मीटर लिखूंगा, और साथ में क्या लिखूंगा बेटा, देखो तो डायरेक्शन उसका लिख दूंगा नॉर्थ। यानी कंफर्म करो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज है कि नहीं है, दोनों ही होने चाहिए। बोलेगा सर बताओ मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, मैं बोलूंगा ये देख ले, मॉड ऑफ एस इज 100 मीटर, और डायरेक्शन कैसे लिखोगे, तो एस कैप इज नॉर्थ। राइट, आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। जो टॉपिक है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को ड्रॉ कैसे करते हैं, पिक्टोरियली वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, हम पहले इस पे बात करेंगे। तो सेकंड पार्ट अपना है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो इसमें अगर आपको वेक्टर ए लिखना हो, वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का आप ऐसे लिखते हो, और दूसरा नीट जो है यूनिट वेक्टर ए का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, इसको ड्रॉ करने के लिए आप करोगे बेटा एक एरो मार्क लगाओगे। इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे टेल ऑफ एरो या टेल ऑफ वेक्टर, और इसको बेटा बोलेंगे हम लोग हेड। क्योंकि वेक्टर में दो पार्ट है, एक पार्ट मैग्नीट्यूड का, दूसरा पार्ट डायरेक्शन का है, तो मैं चाहता हूं कि दोनों को ही डायग्राम में दिखाऊं। तो जो टेल वाला पार्ट है यानी कि लेंथ ऑफ दिस एरो मार्क, अगर आप इस एरो के लेंथ को देखोगे, यानी जो टेल का लेंथ है वो दिखाता है मैग्नीट्यूड को, यानी कि लेंथ ऑफ टेल ऑफ वेक्टर ये बताता है बेटा, देखो ये बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को, ये बताता है बेटा, रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को। ओके, और दूसरा हेड ये बताता है बेटा, देखो तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को दिखाता है कौन, जो इसका हेड है, यानी कि ये ए कैप को शो करता है और ये मॉड ऑफ ए को शो करता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, अब देखो बेटा, मान लो हमारे पास सिचुएशन ऐसा है कि मैं कुछ फोर्स को ड्रॉ करना चाहता हूं या कुछ वेक्टर्स को ड्रॉ करना चाहता हूं। सपोज पहला फोर्स F1 है, इसको मैं लिखना चाहता हूं यहां पर कि 10 न्यूटन ईस्ट। दूसरा फोर्स है F2, ये पहला है, दूसरा फोर्स है F2, ये मैं ड्रॉ करना चाहता हूं बेटा, देखो 10 न्यूटन नॉर्थ। तीसरा फोर्स बेटा F3, ये बेटा मान लेते हैं 100 नहीं करते हैं, 20 कर लेते हैं, 20 न्यूटन ईस्ट कर लेते हैं। मुझे चौथा दिखाना बेटा ऐसे, F4 इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट, ऐसा कुछ। 4 एग्जाम्पल है, पहले इस 4 को समझते हैं कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं चाहता हूं 10 न्यूटन ईस्ट को ड्रॉ करूं, पहला फोर्स वाला वेक्टर जो F1 है इसको ड्रॉ करूं। तो बोलोगे सर ठीक है, फिर बताओ डायरेक्शन कैसे मानोगे। मैंने कहा इसको मैं बोलूंगा ईस्ट डायरेक्शन, इसको बोल दूंगा नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन और ये हो जाएगा साउथ डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, इसी मैप को फॉलो करते अपन ड्रॉ करने वाले हैं। सबसे पहला ड्रॉ करते बेटा, देखो इस 10 न्यूटन ईस्ट को। अब ये 10 न्यूटन का फोर्स है, तो मैंने मान लिया कि ये जो लेंथ दिख रहा है आपको, ये लेंथ बेटा मान लेते कितना है, ये लेंथ 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी 10 न्यूटन। लेंथ किसी मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, ये हो सकता है, लेकिन इस लेंथ को हम ऐसे ही सिंबॉलिकली मान लेते हैं कितना है, 10 न्यूटन है। तो इस लेंथ को मैंने लिख दिया 10 न्यूटन के बराबर। ओके, इस लेंथ बेटा मैंने बोल दिया कितना, 10 न्यूटन के बराबर बोल दिया मैंने। अब 10 न्यूटन के बराबर बोल दिया, अब आगे बात करें, ये डायरेक्शन की तरह देखो तो डायरेक्शन बेटा है इसका ईस्ट की तरफ। इसका डायरेक्शन की तरह देखो तो आप 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका ईस्ट की तरफ है। इसका मतलब हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया किस वेक्टर को, F1 वेक्टर को। दूसरा
सर सेकंड वाले में आप देखो, आपको ड्रॉ करना है F2, ये भी 10 न्यूटन है और ये नॉर्थ के डायरेक्शन में है। क्योंकि आपने इस लेंथ को 10 न्यूटन कहा, तो उसके हिसाब से मैं सेम लेंथ यहां ड्रॉ करूंगा, सेम लेंथ यहां ड्रॉ करूंगा। ये लेंथ मेरा देखो बिल्कुल इसी के बराबर मैंने लगभग रखने की कोशिश करी है। ये भी 10 न्यूटन हो गया और डायरेक्शन का किधर कर दिया मैंने, नॉर्थ की तरफ कर दिया। 10 न्यूटन किधर हो गया, नॉर्थ की तरफ हो गया, राइट। ये 10 न्यूटन हो गया बेटा नॉर्थ की तरफ। इसके बाद आगे बात करते हैं। इसको बेटा मैं बोल देता हूं, ये फोर्स है कौन सा, ये फोर्स है F2। ओके, इसके बाद अपन आगे बात कर लेते हैं बेटा। देखो तीसरा जो फोर्स है, तीसरा फोर्स है वो है F3 ड्रॉ करना है। अब ये 10 न्यूटन है तो इसका डबल होगा 20 न्यूटन। अगर 20 न्यूटन ड्रॉ करना हो तो इसको आप डबल कर दोगे, तो 20 न्यूटन। डायरेक्शन कौन सा इसका है, 20 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन है, तो तीसरा मैं ड्रॉ करूंगा ये 10 और ये 10, ये लगभग लेंथ हो गया इसका डबल, और डायरेक्शन मैंने ये ड्रॉ किया। तो ये जो लेंथ इसका है ये 20 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता होगा। तो ये डायरेक्शन बेटा किधर है, देखो तो ईस्ट के डायरेक्शन में, यानी मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को दिखाया। दैट्स व्हाई दिस फोर्स इज F3। कमिंग टू F4, अब बोलोगे सर F4 है नॉर्थ ईस्ट में। जब भी ऐसा टर्म लिखा हो नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब है नॉर्थ से और ईस्ट से जो आप डायरेक्शन देखते हो इसके बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि 45 डिग्री फ्रॉम ईस्ट और 45 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ इन दिस प्लेन, जो भी प्लेन गिवन है। तो ऐसे में अगर मैं ड्रॉ करूं चौथे वाले फोर्स को, तो कैसे ड्रॉ करूंगा देख लो बेटा। चौथे वाले फोर्स को ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करूंगा, बोलोगे सर पहले तो आप ये देखो डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट किधर होगा, तो मैंने बोला ये डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट को, ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच, और 20 न्यूटन, तो ये 20 न्यूटन है। ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ का डायरेक्शन था और ये ईस्ट का डायरेक्शन था, दोनों के, सॉरी ये डायरेक्शन आपका ईस्ट का डायरेक्शन था और ये डायरेक्शन आपका किधर है, नॉर्थ का डायरेक्शन है। दोनों से बिल्कुल 45 डिग्री पे ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया, एंड दिस लेंथ इज 20 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या हो गया इसका, देखो तो इसका डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट। ओके, इस तरीके से हमने वेक्टर को ड्रॉ करना सीखा है, वेक्टर को ड्रॉ करना सीखा है। कुछ डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं बेटा, कि इस तरह की लैंग्वेज को कैसे समझना है, आप उसके बारे में बात कर लो एक बार। देखोगे यहां पर अगर आपको कहीं लिखा हो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट लिखा हो, आपको लिखा हो नॉर्थ वेस्ट लिखा हो, ईस्ट साउथ लिखा हो, इसका मतलब होता है कि आप पहले देख लो बेटा, ये डायरेक्शन है नॉर्थ का, ये डायरेक्शन है ईस्ट का। अब वो कह रहा है कोई इस डायरेक्शन के बारे में बात करने के लिए ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी दोनों से इक्वल इंक्लाइन होना चाहिए। कोई बोले नॉर्थ वेस्ट किधर होगा, बेटा ये हो गया नॉर्थ का डायरेक्शन और ये हो गया वेस्ट का डायरेक्शन, तो बिल्कुल इसके बीचों बीच हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। बिल्कुल ये 45 डिग्री होना चाहिए और ये भी कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। ईस्ट और साउथ की बात हो रही है तो बेटा देखो डायरेक्शन ये हो गया ईस्ट का और ये डायरेक्शन बेटा साउथ का हो गया। तो यहां पर कोई चीज देखोगे, ये डायरेक्शन बेटा क्या देखो ईस्ट और साउथ के बीच में है 45 डिग्री पे, तो अब से ईस्ट साउथ ये डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कुछ लैंग्वेज और देखो बेटा, कई बार आपको ऐसा लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसा कहीं देखने को मिल जाए। कभी आपको देखने को मिल जाए बेटा इस तरह से 37 डिग्री वेस्ट, या फिर इसी को मैं उल्टा कर देता हूं 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। समझने की कोशिश करोगे, जब भी ऐसा लिखे कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब ये होता है कि आप ईस्ट को, इसको रेफरेंस मानोगे, इसको जो लास्ट में लिखा उसको क्या मानोगे, रेफरेंस। और नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, इसका मतलब है ईस्ट से टू नॉर्थ। इसका डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। अगर आप ड्रॉ करना चाहोगे तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, डायरेक्शन को दिखा सकते हो। ये ईस्ट का डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्थ का डायरेक्शन हो गया, तो आप ईस्ट से रेफरेंस मानो और 30 डिग्री टर्न कर जाओ नॉर्थ के डायरेक्शन में। सो दिस एंगल इज 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, तो इस डायरेक्शन की बात हो रही है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट के द्वारा। इन द सेम लैंग्वेज यहां पर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, तो नॉर्थ से हमें ईस्ट की तरफ जाना है, यानी कि अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये डायरेक्शन अगर नॉर्थ है, तो आप नॉर्थ से ईस्ट की तरफ टर्न करो, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ टर्न करो, कितना एंगल, 37 डिग्री। तो आप क्या ड्रॉ करोगे, सर ये रहा 37 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ये डायरेक्शन हो गया, ये ईस्ट है तो। ओके, इस तरीके से मैंने आपको सिखाया किस तरीके से आप चीजों को ड्रॉ कर सकते हो, किस तरह चीजों को ड्रॉ कर सकते हो। तो आज क्लास में हमने बात करी कि किस तरह से हम ज्योमेट्रिकली वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं,
किस तरह अल्फाबेटिकली वेक्टर को लिख सकते हैं, वेक्टर क्या होता है, स्केलर्स क्या होता है, सारे डेफिनेशंस हमने पढ़े। अगले क्लास में हम बात करेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको बिल्कुल आना चाहिए, 100% आना चाहिए, उसके बिना हम वेक्टर बिल्कुल नहीं पढ़ते। ओके, आज क्लास में बातों को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।